एनबीएफसी के लिए नियम हुए सख्त। रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी पूंजी की सीमा 25 लाख से बढ़कर 2 करोड़ रुपए हुई। सभी एसेट फाइनेंस कंपनियों के लिए रेटिंग भी हुई जरूरी। अरुण जेटली ने संभाला सूचना प्रसारण मंत्रालय में कामकाज। नए रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा अगले 3 साल में बदलेंगे रेलवे की सूरत। शिकायत सुझावों के लिए वेबसाइट जल्द। Please pose your questions and we are going to start very soon a portal for the customer service. So anybody, not just media, but anybody wants to pose the questions to us, they could just log in and we'll be able to answer that as quickly as possible. पूरी तरह अलग हुए सेना और बीजेपी के रास्ते। महाराष्ट्र में विपक्ष में बैठेगी शिवसेना। एकनाथ शिंदे को विपक्ष का नेता बनाने के लिए विधान भवन में दी चिट्ठी। एविएशन सेक्टर में बड़े बदलाव की तैयारी। नई एविएशन पॉलिसी में एयरपोर्ट अथॉरिटी और पवन हंस को लिस्ट कराने की सिफारिश। डीजीसीए की जगह नया रेगुलेटर संभव। म्यांमार, ऑस्ट्रेलिया और फिजी के दौरे पर कल रवाना होंगे प्रधानमंत्री मोदी। ऑस्ट्रेलिया में G20 की बैठक में लेंगे हिस्सा। ऑस्ट्रेलिया में पीएम को लेकर जबरदस्त उत्साह। शुरुआती कारोबार में रिकॉर्ड ऊंचाई छूने के बाद फिसला बाजार। सेंसेक्स निफ्टी सपाट बंद। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी नहीं दिखी हलचल। नमस्कार, यह है आवाज एट 9 और आपके साथ में हूं विपिन भट्ट। नमस्कार, मैं हूं कविता थपलियाल। आगे बढ़ते हैं, डालते हैं नजर कुछ और सुर्खियों पर। दिल्ली में डीडीए के घरों के लकी ड्रॉ का मामला फिर अटका। लकी ड्रॉ के लिए तारीख अनिश्चित काल के लिए आगे बढ़ी। डीडीए को अब तक कई बैंकों से नहीं मिले सही डेटा या फॉर्म। ऑटो सेक्टर में त्योहारों का जश्न फीका। अक्टूबर में 2.5% गिरी कारों की बिक्री। सियाम के मुताबिक इकोनॉमी में अच्छी ग्रोथ होने तक ऑटो सेक्टर में तेजी की उम्मीद नहीं। अहमदाबाद के होटलों में मुश्किल हुआ कमरा मिलना। शादियों के सीजन और प्रवासी भारतीय दिवस के चलते होटलों के 80% कमरे अभी से बुक। स्काइप यूजर्स के लिए एक बड़ा झटका। वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल के उल्लंघन के चलते अब भारत के अंदर नहीं होगी वॉइस कॉल, लेकिन वीडियो कॉल्स पर कोई असर नहीं। और मर्सिडीज की इन पुरानी कारों ने सभी को बनाया अपना दीवाना। मोटर स्पोर्ट के 120 साल पूरे करने पर मुंबई में हुई विंटेज कारों की रैली। शुरुआत करेंगे कैबिनेट विस्तार की खबर से। 21 नए मंत्रियों के साथ 5 महीने पुरानी मोदी सरकार का कुनबा बड़ा हो गया है। कल हुए पहले कैबिनेट विस्तार के बाद शामिल हुए नए मंत्रियों के विभागों का आज बंटवारा कर दिया गया। इन 21 मंत्रियों में से 4 कैबिनेट, 3 स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री और 14 राज्य मंत्री हैं। मोदी सरकार में कई पुराने चेहरों को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही कुछ पुराने मंत्रियों के विभाग भी बदले गए। गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पारीकर को मोदी सरकार में सबसे बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें रक्षा मंत्री बनाया गया है। सदानंद गौड़ा से रेल मंत्रालय ले लिया गया है। उनकी जगह सुरेश प्रभु को नया रेल मंत्री बनाया गया है। सुरेश प्रभु के सामने रेलवे की काया पलटने का खाका रेल बजट में पेश करना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। सदानंद गौड़ा को रेल मंत्रालय से हटाकर कानून और न्याय मंत्री बनाया गया है। प्रधानमंत्री के बेहद नजदीकी जेपी नड्डा को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय दिया गया है। इसके पहले यह मंत्रालय डॉक्टर हर्षवर्धन के पास था। डॉक्टर हर्षवर्धन को स्वास्थ्य मंत्रालय से हटाकर विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री बनाया गया है। माना जा रहा है कि दिल्ली चुनाव के मद्देनजर डॉक्टर हर्षवर्धन से स्वास्थ्य मंत्रालय जैसा बड़ा मंत्रालय लिया गया है। हरियाणा चुनाव के दौरान कांग्रेस से बीजेपी में आए चौधरी बीरेंद्र सिंह को ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। एक तरफ जहां वित्त मंत्री अरुण जेटली से रक्षा मंत्रालय लेकर उनका काम कुछ हल्का किया गया है, तो वहीं उन्हें सूचना और प्रसारण मंत्रालय की नई जिम्मेदारी दे दी गई है। स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्रियों की बात करें तो बंडारू दत्तात्रेय को श्रम और रोजगार, राजीव प्रताप रूडी को संसदीय कार्य और स्किल डेवलपमेंट, नोएडा से सांसद डॉक्टर महेश शर्मा को संस्कृति, पर्यावरण और नागरिक उड्डयन मंत्रालय मिला है। राज्य मंत्रियों की बात की जाए तो मुख्तार अब्बास नकवी को अल्पसंख्यक मामले और संसदीय कार्य मंत्री, राम कृपाल यादव को पेयजल और सफाई, मोहन भाई कल्याण भाई कुंद्रिया को कृषि, गिरिराज सिंह को MSME मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया है। हंसराज गंगाराम अहीर को रसायन और उर्वरक, रामशंकर कथेरिया को मानव संसाधन विकास, YS चौधरी को विज्ञान और तकनीक, जयंत सिन्हा को वित्त, कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को सूचना और प्रसारण, बाबुल सुप्रियो को शहरी विकास, आवास और गरीबी उन्मूलन और साध्वी निरंजन ज्योति को फूड प्रोसेसिंग राज्य मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट।
रेल मंत्रालय का काम संभालने के बाद नए रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा कि वो अगले 3 साल में रेलवे का कायाकल्प करेंगे। इसके अलावा महीने भर में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर काम शुरू करेंगे। बड़े पैमाने पे सेफ्टी, सुरक्षितता रेल की ये बहुत बड़ा एक इशू बन गया है, इसलिए उसको ऊपर भी पूरी तरह से ध्यान देना हमारी जिम्मेदारी बनती है। उसको निभाने के लिए भी हमको काम करने की जरूरत है। तीसरी बात, आज हमारे 2 फोकस एरिया, कस्टमर सर्विस है, सेफ्टी है। फॉर द नेक्स्ट 1 month, प्लीज अलाउ अस टू फोकस ऑन डूइंग सम कॉन्क्रीट एक्शन वर्क। द पार्लियामेंट विल बी इन सेशन वेरी सून। इन द पार्लियामेंट as well as when we present the budget, we'll unveil our entire scheme of things as to why we want to do in the next few years' time. And we'll not wait for a long time. In the next 3 years' time, we'd like to really bring in the transformational change that railway is waiting for a long time. Please pose your questions and we are going to start very soon a portal for the customer service. So anybody, not just media, but anybody wants to pose the questions to us, they could just log in and we'll be able to answer that as quickly as possible. उधर हजारीबाग के सांसद और पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा के बेटे जयंत सिन्हा ने वित्त राज्य मंत्री का कामकाज संभाल लिया है। कामकाज संभालने के बाद उन्होंने कहा कि रोजगार बढ़ाना, महंगाई पर काबू करना और ग्रोथ को फिर से पटरी पर लाना सरकार की प्राथमिकता है। वित्त मंत्री जी ने कहा है कई बार, हम लोगों को प्राथमिकता देना है रोज़गार के लिए, महंगाई के लिए, और ये बहुत ज़रूरी है कि जो आर्थिक जो स्थिति है इस समय देश में, उसमें हम लोग और तरक्की करें। और जो जीडीपी ग्रोथ रेट है जो इस समय हम लोग सब कहेंगे कि हम लोग असंतुष्ट हैं इस समय, और हमारी कोशिश है कि उसे 7-8% तक हम लोग पहुंचा दें। तो इन सब बातों पे हम लोग काम कर रहे हैं और काम करना ही पड़ेगा। देश के नए रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने आज अपना पद संभालने के बाद कहा कि रक्षा सौदों में पूरी पारदर्शिता बढ़ती जाएगी और ये तेजी से पूरे भी होंगे। साउथ ब्लॉक में अपनी कुर्सी संभालने के तुरंत बाद पर्रिकर ने रक्षा सचिव आर.के. माथुर और तीनों सेनाध्यक्षों से मुलाकात भी की और नए रक्षा मंत्री पर्रिकर भी प्रधानमंत्री की मेक इन इंडिया योजना को आगे बढ़ाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग देश के अंदर ही होनी चाहिए। हालांकि पर्रिकर ने रक्षा मंत्रालय के कामकाज को समझने के लिए कुछ वक्त भी मांगा है। इसके पहले मनोहर पर्रिकर ने लखनऊ जाकर बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर राज्यसभा के लिए नामांकन भरा। नॉमिनेशन फाइल करने के बाद उन्होंने यूपी की जनता को धन्यवाद दिया। उन्होंने रक्षा क्षेत्र को मजबूत करने के साथ साथ यूपी को भी आगे ले जाने का भरोसा जरूर दिया। Defense Minister was defenseless against the press today. But I won't allow the country to be defenseless against the enemy, that be assured. I was Chief Minister of Goa, I was not Defense Minister. सेंटर में भी नहीं था, तो इसके बारे में एक हफ्ता भर थोड़ा पूरा अंडरस्टैंडिंग करने दे दो। प्राइम मिनिस्टर से भी बात करूंगा और उसके बाद में मैं जवाब दे सकूंगा। इस बीच वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कैबिनेट विस्तार पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की ओर से की गई आलोचना का सख्त जवाब दिया है। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि यूपीए के शासन में प्रधानमंत्री के पास मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कोई अधिकार नहीं थे, लेकिन हमारी सरकार में अंतिम फैसला प्रधानमंत्री ही लेते हैं। उन्होंने नए मंत्रियों पर लगाए गए आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। एनडीए सरकार में प्रधानमंत्री सलाह बहुत लोगों से करते हैं, लेकिन ये सब जानते हैं कि अंतिम शब्द जो है, जो लास्ट वर्ड है, वो प्रधानमंत्री का होता है। और प्रधानमंत्री एक एक तथ्य की जानकारी लेने के बाद कहते हैं। कॉर्पोरेट्स भी मोदी की नई टीम से काफी खुश हैं। भारतीय एंटरप्राइजेस के सुनील मित्तल ने कहा कि मोदी ने कैबिनेट का विस्तार करके सही फैसला लिया है। आगे मोदी सरकार से और बेहतर काम की उम्मीद है। I personally think it's a good addition of many illustrious members, and in some sense the government has come to a point where most of the departments now have ministers assigned to it. So we look forward to the government's work. The fact that it's a fatter cabinet, that at one point when he came in, he said it'll be a lean cabinet, but now he has 65. I think it's for him to decide what's appropriate, and I think that prerogative we must give to the Prime Minister. My own view is he's added some wonderful new talent into the team, and that's good. मंत्रिमंडल में इस पूरे फेरबदल पर बात करने के लिए सीएनबीसी आवाज संपादक संजय पुगलिया अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो उनसे बात करते हैं। संजय जी, कैसे देखते हैं आप कैबिनेट के इन बदलावों को और क्या लगता है कि अब तेजी से काम होना शुरू हो जाएगा?
प्रधानमंत्री मोदी की कोशिश तो यही है, खास करके 2 अपॉइंटमेंट करके वो यही भरोसा लोगों को देना चाहते हैं कि जिस ग्रोथ एजेंडा को और इकोनॉमिक एजेंडा को पुश करना है उसके लिए अब उनकी टीम करीब करीब तैयार हो गई है। मनोहर पर्रिकर को डिफेंस दे करके उन्होंने ये मैसेज दिया है कि अब अरुण जेटली पूरी तरह से फाइनेंस मिनिस्ट्री पर फोकस कर सकते हैं। हालांकि उनके पास INB रहेगा, लेकिन वो उतना बड़ा काम नहीं है। इसी तरीके से सुरेश प्रभु को रेलवे में ला करके उन्होंने एक बड़ा मैसेज दिया है कि रेलवे मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहले प्रयोग में कुछ इश्यूज रहे होंगे, उसकी हमको जानकारी नहीं है। ये कह देना कि शायद कोई परफॉर्मेंस का ही इशू रहा हो, थोड़ा जल्दबाजी होगी, कई बार कुछ और कंसिडरेशन हो सकते हैं जो हम नहीं जानते। लेकिन सुरेश प्रभु को लाने से मुझे लगता है कि इकोनॉमी के जितने स्टेक होल्डर हैं उनका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा। और ये ऐसे लोग हैं, प्रभु हो या पर्रिकर, जो इंटीग्रिटी के लिए और कैपेबिलिटी के लिए जाने जाते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी के लिए यहाँ से अब ये बड़ा ज़रूरी होगा कि अगर सारे आर्थिक मंत्रालयों की और इंफ्रास्ट्रक्चर मंत्रालयों की टीम तैयार हो गई है तो अब काम पर, रियल एग्जीक्यूशन पर वो परफॉर्मेंस को और आउटकम को जमीन पर दिखा सके। बिल्कुल। साथ ही संजय जी, यहाँ पर इस बार बड़े फेरबदल किए गए हैं, कुछ मंत्रियों के मंत्रालय यहाँ पर बदल गए हैं। क्या माना जाए, मोदी जी ने संकेत दिया है कि जो काम नहीं करेगा उसकी छुट्टी कर दी जाएगी? इस बार जो हुआ है उसमें परफॉर्मेंस संभावित तौर पर एक पक्का डिसाइसिव क्राइटेरिया रहा हो, ऐसा मुझे नहीं लगता है। कई पॉलिटिकल कंसिडरेशन होते हैं जो हमेशा स्पेकुलेशन के दायरे में होते हैं, क्योंकि देखिए नड्डा एक बड़े कंट्रीब्यूटर हैं, उनको एक बड़ा मंत्रालय देना जरूरी था। हर्षवर्धन का मंत्रालय अगर हल्का कर दिया है तो ये भी मैसेजिंग हो सकती है उसके पीछे कि शायद दिल्ली चुनाव में इनका रोल बढ़ेगा, शायद ये मुख्यमंत्री के तौर पर कंसिडर किए जा सकते हैं। हमको नहीं पता कि क्या कंसिडरेशन रहे होंगे, लेकिन हाँ, आगे चलते हुए परफॉर्मेंस के आधार पर नरेंद्र मोदी जी को अपनी टीम को आंकना ही होगा, जिसके लिए वो जाने भी जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि 3 या 6 महीने उसके लिए बहुत जल्दी होता है, इसलिए अभी और वक्त दिया जाएगा मंत्रियों को परफॉर्म करने के लिए। हम तो कई चर्चा सुन रहे थे कि कई ऐसे अंडर परफॉर्मिंग मंत्री हैं जो उनकी नज़र में हैं, जो उनके रेडार पे हैं, लेकिन अभी उनको कंटिन्यू किया जा रहा है। हो सकता है आगे उनसे ज़्यादा कड़ा जवाब तलब किया जाए। जी शुक्रिया। महाराष्ट्र में सत्ता बचाए रखने के लिए बीजेपी को एनसीपी का समर्थन लेना ही होगा, अब ये साफ हो गया है। 12 नवंबर को देवेंद्र फडणवीस सरकार को विधानसभा में विश्वास मत हासिल करना है। उससे पहले ही आज शिवसेना ने साफ कह दिया है कि वो विपक्ष में बैठेगी। पार्टी ने आज विधानसभा में एक चिट्ठी सौंपकर एकनाथ शिंदे को विपक्ष का नेता बनाने के लिए दावा ठोका है। जाहिर है बीजेपी को अब एनसीपी के भरोसे ही सरकार चलानी होगी। एनसीपी ने बीजेपी को बाहर से समर्थन देने का ऐलान किया है। एनसीपी चीफ शरद पवार ने कहा है कि वो नहीं चाहते हैं कि महाराष्ट्र में कोई राजनीतिक अस्थिरता हो। पवार ने समर्थन के लिए किसी डील की खबर से भी इनकार किया है। We have not discussed this subject with anybody. Nobody has come to us and requested us to give any type of support. It was a conscious decision, collective thinking of the NCP in the largest interest of the state, because we don't want, the situation is such, number game is such, that unless and until certain positive steps are taken by certain sensible people, there will not be stable government. And I don't want the state should go for poll within practically 3 months or 4 months. अपने मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद अब प्रधानमंत्री मोदी रुख करने वाले हैं विदेश का। मोदी कल से 10 दिनों के विदेश दौरे पर रवाना हो रहे हैं। इस दौरान वो म्यांमार, ऑस्ट्रेलिया और फिजी में होने वाले बहुपक्षीय सम्मेलन में शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री का ये दौरा बाकी देशों के साथ संबंधों को मजबूती देने, अर्थव्यवस्था में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने और रोजगार के मौके बढ़ाने के लिए काफी अहम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री सबसे पहले म्यांमार पहुंचेंगे, जहां 12 और 13 नवंबर को होने वाले आसियान इंडिया समिट और ईस्ट एशिया समिट में हिस्सा लेंगे। इसके बाद G20 समिट में शिरकत करने के लिए प्रधानमंत्री ब्रिस्बेन जाएंगे। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री टोनी अबॉट के न्योते पर मोदी 16 और 18 नवंबर के बीच ऑस्ट्रेलिया का दौरा भी करेंगे और ऑस्ट्रेलिया के बाद प्रधानमंत्री मोदी फिजी का भी दौरा करने वाले हैं। और रिजर्व बैंक ने NBFCs के लिए सख्त कर दिए हैं नियम। नए नियमों पर अश्विन पारेख एडवाइजरी सर्विसेज के मैनेजिंग पार्टनर अश्विन पारेख से करेंगे चर्चा इस ब्रेक के बाद।
रिजर्व बैंक ने नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यानी एनबीएफसीज के लिए नियम सख्त कर दिए हैं। आज जारी हुए नए नियमों के तहत एनबीएफसी के रजिस्ट्रेशन के लिए पूरी पूंजी की सीमा 25 लाख से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए कर दी गई है। इन नियमों को समझाने के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं हमारे बैंकिंग एडिटर प्रदीप पंड्या। प्रदीप, सबसे पहले ये बताएं कि एनबीएफसीज के लिए जो गाइडलाइंस जारी हुई हैं, हाईलाइट्स क्या है इसकी? सबसे पहले तो एनबीएफसीज को ज़्यादा पूंजी की, कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जो नए नॉर्म्स हैं उसके मुताबिक बहुत छोटी एनबीएफसीज के लिए जगह नहीं होगी, क्योंकि इनके लिए अपने जो नेट ओन्ड फंड है या कैपिटल है इसको अगले वित्त वर्ष के आखिर तक यानी मार्च 2016 तक 1 करोड़ और मार्च 2017 तक 2 करोड़ तक पहुंचाना है। तो ये एक खास बात है। लेकिन इसके साथ ही साथ सभी एनबीएफसीज के लिए चूंकि जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है उसको बढ़ाया जा रहा है, तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बढ़ने की वजह से अभी जो स्थिति थी कि आपको डेट और इक्विटी दोनों मिक्स होता था, लेकिन अब आपको 10% तक जाना है फेस्ड मैनर में 2017 तक, लेकिन पूरा का पूरा इक्विटी होगा। तो इसकी वजह से जो एनबीएफसीज हैं उनको इक्विटी की ज़रूरत पड़ेगी और कुछ डाइल्यूशन शायद करने की ज़रूरत पड़े। इस वजह से इनका जो रिटर्न है ओवरऑल उस पर दबाव पड़ता हुआ नजर आएगा। इसके साथ ही साथ अगर आप देखें कुछ और नॉर्म्स जो सामने रखे गए हैं कि वो एनबीएफसीज जो एसेट फाइनेंसिंग के बिजनेस में हैं और जो पब्लिक से डिपॉजिट रेस कर रही हैं उनको रेटिंग करानी होगी और उनकी रेटिंग इन्वेस्टमेंट ग्रेड होनी चाहिए। अगर उनकी रेटिंग कम हो तो वो डिपॉजिट रेस नहीं कर पाएंगी। साथ ही साथ जो डिपॉजिट रेस करने की सीमा है, कुछ एनबीएफसीज को अभी ये स्थिति थी कि वो अपने नेटवर्थ का 4 गुना तक डिपॉजिट रेस कर सकती थी, पर अब ये 1.5 गुना ही होगा। तो डिपॉजिट टोटल जो रेस किया जा रहा है उस पर भी एक लिमिट बनती हुई नजर आ रही है। एनपीए रिकॉग्निशन के मामले में एनबीएफसीज को बैंक्स के मुकाबले में छूट थी। बैंक को 90 दिन के बाद एनपीए रिकॉग्नाइज करना होता है, यानी अगर आपको 3 महीने तक किसी पार्टी ने पैसा नहीं दिया तो वो एनपीए हो जाता है। एनबीएफसीज के लिए 6 महीने का वक्त होता है, लेकिन इसको धीरे धीरे करके बैंक्स के बराबर किया जाएगा। अगले साल 5, फिर 4 और फिर 3 महीने के लेवल पर इसको भी ले आया जाएगा। तो कुल मिलाकर जो नॉर्म्स हैं, नियम हैं, वो कड़े किए जा रहे हैं, बैंक्स के साथ अलाइन किए जा रहे हैं, लेकिन वक्त दिया गया है इसके लिए। राइट बहुत शुक्रिया प्रदीप इस जानकारी के लिए। और अब अश्विन पारेख, एडवाइजरी सर्विस के मैनेजिंग पार्टनर अश्विन पारेख हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पारेख साहब, आपको क्या लगता है एनबीएफसीज के लिए अब जो नियम थोड़े से सख्त करने की बात है, किस तरह का फैसला है, कैसे देखेंगे आप इसे? 2 चीजें हैं। देखिए, हम लोग जब 4 साल पहले आरबीआई ने इसके ऊपर पहले सोच करी थी तो उस वक्त पे उषा थोराट ग्रुप वर्किंग ग्रुप कॉन्स्टिट्यूट किया गया था और उसकी जो रिकमेंडेशंस थी तो सारे के सारे रिकमेंडेशंस जैसे प्रदीप ने बताया कि बैंकिंग कंपनीज के और एनबीएफसी के बीच में जो भी रेगुलेशंस के आर्बिट्राजेस है, जो भेदभाव है, वो सारे मिटाने की एक कोशिश करी गई थी। उसके बाद में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में से एक कमेटी की कॉन्स्टिट्यूशन हुई थी जिसमें ये सोचा गया था कि जिस तरह का ये रिकमेंडेशन है ये काफी एनबीएफसी सेक्टर के लिए काफी मुश्किल वाला, काफी हार्श है। तो उसकी वजह से जो जॉइंट सेक्रेटरी के नीचे कमेटी का जो गठन किया गया था, मैं उस कमेटी में मेंबर भी था, उसके अंदर ये सारे जो प्रोविजंस थे उसमें एक अवधि या तो एक फेज वाइज इम्प्लीमेंटेशन का एक रिकमेंडेशन दिया गया था। बताया ये गया था कि अगर आप सिस्टेमिक रिस्क को अगर समझते हैं, अगर हम मानते हैं कि एनबीएफसी पब्लिक फंडिंग के ऊपर काम करती है, तो सिस्टेमिक रिस्क को एक फेज वाइज एक साथ में मतलब इस रेगुलेशन का लाना शायद उचित न रहे सिस्टम के लिए। उसके बाद में हमने देखा कि जो गाइडलाइंस आए हुए हैं तो मेरे हिसाब से आप अगर इसको कड़ा कहना चाहते हैं तो कड़ा कह सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये काफी नरम इसलिए है कि जो ओरिजिनल रिकमेंडेशन है उसके कंपैरिजन में इसको काफी कई जगह पे सॉफ्ट किया गया है। शायद सोच ये है कि एनबीएफसी भी एक जरूरी हिस्सा है फाइनेंस सेक्टर का, इकोनॉमी के लिए उस सेक्टर में जो बोरोअर्स के पास में बैंकिंग सिस्टम नहीं पहुंच पाई है वहां पे ये पहुंचते हैं। बिल्कुल। अब यहाँ पर जो बाकी एनबीएफसीज हैं उन पर किस तरह खतरा आपको लगता है अश्विन जी? देखिए, जिस वक्त पे इस कमेटी का गठन किया गया था तो हमने एफआईडीसी से डिटेल्स मांगी थी और रेगुलेटर के पास से भी डिटेल मांगी थी। तो उस वक्त पे 12,864 रजिस्टर्ड एनबीएफसीज थे। उस वक्त पे भाई ये था कि अगर 50 करोड़ की एसेट का जो लिमिट उषा थोराट कमेटी के रिकमेंडेशन में से जो मिला था उसमें सिर्फ 1000 या 1200 ही कंपनीज रजिस्टर्ड रह पाती। अब ये जो नए गाइडलाइंस आए हैं इससे ये लगता है
कि 2017 तक में 2 करोड़ की नेट ओन फंड्स वाले शायद 6 या 7 हजार एनबीएफसीज रह जाएं, बाकी के एनबीएफसीज को अपना लाइसेंस शायद गंवाना पड़े। लेकिन फिर भी रेगुलेटर को 12,800 कंपनीज को रेगुलेट करना, सुपरवाइज करना मुश्किल है। 5-6 हजार में सिस्टेमिक चैलेंजेस या सिस्टेमिक रिस्क को काफी अच्छी तरह से हैंडल किया जा सकता है मेरे हिसाब से। क्लियरली, बहुत बहुत शुक्रिया अपने व्यूज हमारे साथ शेयर करने के लिए। और रिकॉर्ड ऊंचाई से क्यों फिसले हैं बाजार, बताएंगे बाजार का पूरा हाल थोड़े से ब्रेक के बाद। और ऑटो सेक्टर के लिए फीकी रही दिवाली, कितनी गिरी बिक्री, बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। शानदार शुरुआत के बाद आज बाजार कुछ फिसल गए और आखिरी में मामूली तेजी पर बंद हुए। आज के कारोबार में मिड कैप स्मॉल कैप में भी कोई खास हलचल नहीं दिखी। आज के कारोबार में एफएमसीजी शेयरों में एक अच्छी मजबूती देखने को जरूर मिली। आईटीसी, एचयूएल और कोलगेट 5.5% तक चढ़कर बंद हुए। इसके अलावा पावर सेक्टर के शेयरों में भी ताकत दिखी और पावर ग्रिड, टाटा पावर, रिलायंस इंफ्रा 2.25% तक छोड़े। मेटल शेयरों की चमक फीकी रही। हिंडाल्को, जिंदल स्टील एंड पावर और सेसा स्टेलाइट 3.5% तक फिसल गए। लेकिन रेल मंत्री ने कामकाज संभालने के बाद रेलवे की कायापलट का जो वादा किया है, उसके बाद रेलवे शेयरों में आज जोरदार जोश देखने को मिला। टेक्सरेल, कलिंदी रेल और टीटागढ़ वैगन 9% तक चढ़कर बंद हुए। जीएम फाइनेंशियल के मनीष प्रसाद के मुताबिक बाजार में 10% के करीब का उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है और ऐसे में निवेशकों को बाजार में पैसा लगाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहिए। The trajectory is pretty well set. Having said that, you'll always see some pullbacks. It may be driven out of global macro, global QEs. That's fine. But I think the trend at the policy level, macro level, as well as I think the business confidence, slowly and definitely edging up. So even if corrections do come about, I do not expect a steep price correction. Consolidations can easily happen in a band of 10%. Nothing taking away from that. But those are, in my opinion, price points to actually get into the marketplace. त्योहारों का जश्न भी ऑटो सेक्टर में इस बार जोश नहीं भर पाया। अक्टूबर के महीने में कारों की बिक्री बढ़ने के बजाय 2.5% घट गई है और ये लगातार दूसरा महीना है जब कारों की बिक्री में गिरावट आई है। सोसाइटी ऑफ इंडिया ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स यानी सीएम के मुताबिक अक्टूबर में कारों की बिक्री घटकर 1,59,000 यूनिट्स रह गई, जो पिछले साल इसी दौरान करीब 1,63,000 यूनिट्स पर थी। कमर्शियल व्हीकल की बिक्री भी 3% घटकर 52,000 यूनिट्स के नीचे चली गई है। वहीं टू व्हीलर बिक्री में भी 3.5% की गिरावट आई है और ये अक्टूबर में घटकर 14,60,000 यूनिट के करीब रही है। सीएम का कहना है कि जब तक इकोनॉमी में सुधार नहीं होता ऑटो इंडस्ट्री में तेजी आना मुश्किल है। हालांकि उन्होंने नए साल में ऑटो इंडस्ट्री में रिकवरी की उम्मीद जरूर जताई है। और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और पवन हंस को लिस्ट कराने की तैयारी। नई ड्राफ्ट पॉलिसी पर करेंगे खास चर्चा कापा इंडिया के सीनियर मैनेजर सचिन पांडे के साथ इस ब्रेक के बाद। सरकार एविएशन सेक्टर में बड़े बदलाव करने जा रही है। जल्द ही एयरपोर्ट अथॉरिटी और पवन हंस लिस्ट कराए जाएंगे। एयर इंडिया के लिए भी आगे का रास्ता तय करने के लिए एक कमेटी बनेगी। विदेशी उड़ान के लिए मौजूदा शर्तों की भी सरकार समीक्षा करेगी। नई एविएशन पॉलिसी में क्या है सरकार की योजना, बता रहे हैं हमारे संवाददाता अतुल मिश्रा। एविएशन सेक्टर को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए सरकार ने कोशिश शुरू कर दी है। इसके लिए सरकार ने नई एविएशन पॉलिसी का खाका पेश किया है। पॉलिसी के मुताबिक एयरपोर्ट अथॉरिटी और पवन हंस को कॉरपोरेट शक्ल दी जाएगी। इसके लिए दोनों को स्टॉक मार्केट में लिस्ट कराया जाएगा। हालांकि अभी सरकार ने ये साफ नहीं किया है कि दोनों में कितनी हिस्सेदारी सरकार छोड़ेगी। विमानन मंत्रालय के मुताबिक ये फैसला विनिवेश विभाग करेगा। सूत्रों के मुताबिक 2012-13 में एयरपोर्ट अथॉरिटी का मुनाफा करीब 735 करोड़ रुपए था, जो इस साल दोगुना होने की उम्मीद है। That is for the Department of Disinvestment. They have a process. They'll set up a board for this purpose, so that board will engage some professionals. We have now to work with the Department of Disinvestment for this purpose. इसके अलावा एयर इंडिया का फ्यूचर प्लान तय करने के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी। नई ड्राफ्ट पॉलिसी के मुताबिक सरकार विदेशी उड़ान शुरू करने के लिए 5 साल के अनुभव और 20 विमान होने की शर्त की भी समीक्षा करेगी, ताकि नई एयरलाइंस को भी फायदा हो सके। रिमोट इलाकों में कनेक्टिविटी बढ़ाने
और छोटे विमानों के लिए सरकार रूट डिस्पर्सल गाइडलाइंस की भी समीक्षा करेगी। सरकार एविएशन फ्यूल पर लगने वाले भारी भरकम टैक्स की दरों को भी कम करने की कोशिश करेगी। We have already written to the state governments, so that angle is there. We've done it quite some time back. नई पॉलिसी के मुताबिक सरकार का जोर एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर सबसे ज्यादा रहेगा, जिसमें सरकार पहले फेज में देश के 18 बड़े एयरपोर्ट पर इलेक्ट्रॉनिक चेक इन, ऑटोमेटेड बैगेज हैंडलिंग जैसी सुविधाएं शुरू करेगी। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बंगलुरु और हैदराबाद एयरपोर्ट को इंटरनेशनल हब बनाया जाएगा, जहां हब एंड स्पोक मॉडल लागू होगा और इसके लिए सरकार मौजूदा बाइलैटरल समझौतों की भी समीक्षा करेगी ताकि सबसे समान तौर पर फायदा मिल सके। इसके अलावा चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद और जयपुर एयरपोर्ट को पीपीपी के तहत विकसित किया जाएगा। सरकार 6 मेट्रो एयरपोर्ट को कार्गो हब के तौर पर भी विकसित करेगी, जहां कमोडिटी के मुताबिक कोल्ड चेन और उनके ट्रांसपोर्टेशन की भी सुविधा होगी। रिमोट इलाकों में एयर फ्रेट स्टेशन भी बनाए जाएंगे ताकि कस्टम क्लियरेंस में तेजी लाई जा सके और एयरपोर्ट का कंजेशन कम हो सके। अतुल मिश्रा, दिल्ली। एविएशन पॉलिसी के नए ड्राफ्ट पर चर्चा के लिए अब हमारे साथ है कापा इंडिया के सीनियर मैनेजर सत्येंद्र पांडे। सत्येंद्र साहब, बहुत स्वागत है आपका आवाज एट 9 में। तो पहली नजर में एविएशन पॉलिसी के नए ड्राफ्ट में किए गए बदलाव आपको कैसे नजर आ रहे हैं? नमस्कार। हम इस निर्णय का सरकार द्वारा जो निर्णय लिया गया है इसका स्वागत करते हैं, लेकिन इसको हम पॉलिसी नहीं मान सकते। ये मोटे तौर पे आशय का संकेत है कि इंटेंट, स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट, इसमें कई क्षेत्रों में इन लोग ने विश्लेषण किया है कि क्या ये करना चाहेंगे, चाहे एटीएफ है, चाहे एयर इंडिया है, चाहे पीएसयू है और परफॉर्मेंस। तो इस पे जब विस्तृत रूप से एक दस्तावेज निकलेगा उसके बाद कापा इस पे विश्लेषण करके तभी टिप्पणी कर पाएगा। लेकिन ये जितने भी नए कदम और बदलाव की बात ड्राफ्ट में की जा रही है, आपको लगता है कि वाकई एविएशन सेक्टर को इससे मदद मिलेगी? हाँ, जाहिर तौर पे अगर ये कदम उठाए गए, जैसे एटीएफ का मामला है, बहुत गंभीर मामला है। अभी तक बस राज्यों को चिट्ठियां लिखी जा रही थी पिछले 20 सालों तक और इस पे कुछ उन्नति नहीं हुई। तो अगर इस पे जाहिर तौर से उन्नति हो तो इंडस्ट्री को काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। पीएसयू का जैसे आपने बताया, एयर इंडिया पे विशेषज्ञ समिति बैठाई जाएगी और ये समिति सीमित रूप से सीमा अनुसार एयर इंडिया के बदलाव में सुझाव देगी। तो इससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा इंडस्ट्री को। पवन हंस और एयरपोर्ट अथॉरिटी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करने की चर्चा है। ये संकेत देता है कि पीएसयू और परफॉर्मेंस पे काफ़ी केंद्रित रूप से सरकार की नज़र है और ये सब इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छे संकेत हैं। लेकिन मैं फिर कहूँगा, इसको हम पॉलिसी डॉक्यूमेंट नहीं मान सकते। ये बस आशय का संकेत है जो आज निकाला गया है। जी सत्येंद्र जी, एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफ़ी यहाँ पर जोर दिया गया है इस पॉलिसी ड्राफ्ट के अंदर। तो आपको लगता है कि इस पर काम करने की बेहद ज़रूर है, चाहे फिर वो पीपीपी मॉडल के जरिए हो या किसी और तरीके से? इंफ्रास्ट्रक्चर को एकदम बड़ा करना होगा, लेकिन हम लोग कई बार ये बात भूल जाते हैं कि मांग और पूर्ति को भी देखना पड़ेगा। तो अगर आप एयरपोर्ट बना दे लेकिन वहाँ पे मांग या डिमांड है ही नहीं, तो फिर उसका जो कॉस्ट है वो नागरिकों पर आता है। तो इसको पूरे विस्तार से देखना पड़ेगा और ये ऐसा नहीं हो सकता कि हम बस एयरपोर्ट बना दें क्योंकि एयरपोर्ट नहीं है। वहाँ पे डिमांड जनरेट करना है, टूरिज्म देखना है, राज्यों की क्या आर्थिक स्थिति है इसको देखना है। तो इस सब को जोड़ के जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए वो देश के लिए और सेक्टर के लिए बहुत अच्छा होगा। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सरकार ने नई ई रिक्शा लॉन्च कर दी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज दिल्ली में इसे लॉन्च किया है और इसे यात्रियों की सुरक्षा को खास ध्यान में रखकर बनाया गया है। सड़क परिवहन मंत्रालय ने पिछले महीने एक नोटिफिकेशन जारी करके ई रिक्शा के दिल्ली की सड़कों पर चलने का रास्ता साफ किया था और इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने इस साल जुलाई में सुरक्षा कारणों की वजह से ई रिक्शा के दिल्ली में चलने पर रोक लगा दी थी। और बार बार अपने एटीएम जाना भी अब आपको महंगा पड़ेगा। कितना चार्ज वसूलेंगे बैंक, देखिए आगे।
और डीडीए घरों के लकी ड्रॉ के लिए इंतजार और बढ़ा, क्यों फंसा है मामला, बताएंगे आपको इस ब्रेक के बाद। अगर आप डीडीए यानी दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के घरों के लिए आस लगाए बैठे हैं तो आपका इंतजार और लंबा हो गया है। डीडीए हाउसिंग स्कीम के लिए लकी ड्रॉ की तारीख का निश्चित काल के लिए बढ़ा दी गई है। यह लेट लतीफी क्यों हो रही है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं हमारी सहयोगी दीपाली नंदा। दीपाली, क्या कारण है कि ये डेट आगे बढ़ा दी गई है और क्या डिटेल्स हैं इसके अलावा? जो बिल्कुल जिस तरह से कल लकी ड्रॉ निकाला जाना था, 11 तारीख की डेट सभी उन लोगों को दी गई थी जिन्होंने डीडीए की हाउसिंग स्कीम में अपना आवेदन किया है, लेकिन एक बार फिर से डीडीए ने इसको आगे पोस्टपोन कर दिया है। जो वजह बताई जा रही है वो यही है कि डीडीए की तरफ से ये दलील दी गई है कि अभी तक एसोसिएटेड बैंक्स हैं जो पूरी इस प्रक्रिया में डीडीए के साथ है और जिनके जरिए लोगों ने अपना आवेदन डाला है, उनके फॉर्म पूरे नहीं है, इनकम्प्लीट आधी अधूरी जानकारी डीडीए के पास सबमिट कराई गई है और जब वो जानकारी जब ट्रायल के दौरान सिस्टम में डाली गई तो वो मैच नहीं कर रही है, जिसके चलते जो ट्रायल है वो अभी तक अनसक्सेसफुल रहा है। और साथ ही साथ डीडीए ने ये भी दलील दी है कि ज्यादातर जो आवेदन करता है उन्होंने भी अपनी जानकारी को पूर्ण तरीके से फॉर्म में नहीं भरा है, जिसके चलते जो टेक्निकल ग्लिचेस हैं वो काफी ज्यादा आ रहे हैं और लंबा समय लग रहा है ड्रॉ निकालने में। इसी के चलते डीडीए ने अब साफ कर दिया है कि एक बार फिर से कल यानी कि 11 नवंबर को ट्रायल रन किया जाएगा लकी ड्रॉ का और उसके बाद ही अगर वो सक्सेसफुल रहता है तो उसके बाद 12 तारीख को हो सकता है कि ड्रॉ निकाला जाए, लेकिन अभी इस पर तस्वीर साफ नहीं की गई है। बिल्कुल, तो ट्रायल रन काफी क्रूशियल होगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए दीपाली। अगर आप दिसंबर से फरवरी के पहले हफ्ते में अहमदाबाद आने की सोच रहे हैं तो अपने होटल की बुकिंग जल्द से जल्द करवा लीजिए। हो सकता है कि इस दौरान रूम ना मिले। अहमदाबाद के होटल्स अभी से 80% तक बुक हो चुके हैं। क्या वजह है, बता रहे हैं अहमदाबाद से मनीष देसाई। शादी के सीजन और जनवरी में मनाए जा रहे प्रवासी भारतीय दिवस की वजह से अहमदाबाद के 3 और 5 सितारा होटलों के कमरे अभी से भर चुके हैं। इस दिसंबर में शादी के लिए 12 दिन शुभ माने गए हैं और इस वजह से पूरे महीने के लिए होटलें बुक हैं। 11 से 13 जनवरी के बीच गांधीनगर में वाइब्रेंट इन्वेस्टमेंट समिट भी होना है और इसके अलावा फरवरी के पहले हफ्ते में प्लास्ट इंडिया का नेशनल लेवल का एग्जीबिशन भी अहमदाबाद में आयोजित होना है, जिसके कारण होटलों में कमरे मिलना मुश्किल हो सकता है। इस बार के जैसे प्लास्ट इंडिया जैसा बड़ा एग्जीबिशन इस बार फरवरी में होने जा रहा है, इसकी वजह से काफ़ी लोग पूरे देश विदेश से गुजरात की तरफ आकर्षित हुए हैं और दिसंबर, जनवरी, फरवरी में करीब होटल जो अच्छी 3 स्टार से 5 स्टार होटल से वो करीब 75 से 80% तक बुक है। हर साल दिसंबर में गुजरात में आने वाले एनआरआईज की संख्या 2000 से 3000 तक रहती है, लेकिन इस बार ये 5000 के करीब आने का अनुमान है। नॉर्मल 60% तक की बुकिंग देखने को मिलती है, एक एवरेज है, तो इस बार करीब 75 to 80% देखने को मिल रही है बुकिंग। पिछले एक वर्ष में ही अहमदाबाद में 1200 से 1500 रूम ऐसे बने हैं जो 3 स्टार से 5 स्टार होटल के हैं। इसके कारण ओवर सप्लाई के हालात बने हुए थे, लेकिन इस सीजन में 80% से ज्यादा बुकिंग मिलने के कारण ये होटल्स फुल हो सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस सीजन में अहमदाबाद आना है तो आपको अभी से अपनी बुकिंग करवा देनी पड़ेगी। न ही केवल अहमदाबाद में बल्कि गांधीनगर के पास में भी जो होटल है उनकी हालत भी इसी तरह की बनी हुई है। मनीष देसाई, अहमदाबाद। एटीएम का उपयोग महंगा करने पर कंज्यूमर एक्टिविस्ट बैंकों पर उंगली उठा रहे हैं। हाल ही में एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस और यूनियन बैंक ने एटीएम का उपयोग महंगा कर दिया है। आने वाले समय में और बैंक भी एटीएम का उपयोग महंगा कर सकते हैं। बैंकों ने एटीएम का उपयोग महंगा कर दिया है। एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक के खाता धारक अब इन बैंकों में महीने में सिर्फ 5 बार ही फ्री एटीएम ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। वहीं दूसरे बैंक के एटीएम में अब 5 के बदले सिर्फ 3 ही एटीएम ट्रांजैक्शन फ्री होंगे। एटीएम पर यह लिमिट दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बंगलुरु और हैदराबाद जैसे मेट्रो शहरों के लिए ही है। इसी तरह एसबीआई और यूनियन बैंक ने भी एटीएम के उपयोग पर लगाम लगा दी है। कंज्यूमर मामलों के जानकार इसे ग्राहकों के हित में नहीं बता रहे हैं। जो लिमिट किए है वो फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों को टोटल करके 3 और 5 का लिमिट रखा है। तो बैंक के पास अपना पैसा रहता है, वो इतना हाई रेट से वो लेंडिंग करते हैं
अपने पैसे पे वो इंटरेस्ट ओनली 3.5% देते हैं। तो ये जो एडिशनल चार्जेस और रिस्ट्रिक्शन है जो फैसिलिटीज के, वो डेफिनेटली एंटी कंज्यूमर है। बैंकों में तय लिमिट से ज्यादा ट्रांजैक्शन होने पर आपको चार्ज देना होगा। खुद के बैंक में 5 और दूसरे बैंक के एटीएम में 3 से ज्यादा ट्रांजैक्शन करने पर अब आपको 22.5 रुपए चार्ज देना होगा। मिनी स्टेटमेंट और बैलेंस चेक करने को भी ट्रांजैक्शन माना जाएगा और इसके लिए आपको HDFC बैंक में 9.5 रुपए और एक्सिस बैंक में 10.5 रुपए देना होंगे। फिलहाल ICICI बैंक, बैंक ऑफ इंडिया जैसे बैंकों ने अभी तक ATM ट्रांजैक्शन लिमिट करने पर कोई फैसला नहीं लिया है। जानकारों के मुताबिक बैंकों को ATM ट्रांजैक्शन की संख्या में और बढ़ोतरी करनी चाहिए। महीने के मिनिमम 10 ट्रांजैक्शंस तो फ्री होने ही मांगते हैं, तो 2 पर वीक रफली आएगा। तो 10 ट्रांजैक्शंस कम से कम खुद के बैंक में और दूसरे की बैंक में भी, अदर बैंक्स में भी रेसिप्रोकल फैसिलिटी देके 10+10 करना मांगता है। कंज्यूमर मामलों के जानकारों के मुताबिक ATM ट्रांजैक्शन पर लिमिट लगाने में बैंकों का भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि अगर ग्राहक ATM नहीं जाएंगे तो बैंक में जाएंगे, जहां बैंकों के लिए खर्च ज्यादा है। दूसरी ओर अगर ग्राहक सारा पैसा एक ही दिन में ATM से निकालकर घर पर रख लेंगे तो उससे भी बैंकों को नुकसान होगा। वीरेंद्र व्यास, मुंबई। और स्काइप यूजर्स भारत के अंदर नहीं कर पाएंगे वॉइस कॉल, क्यों लगी रोक और अब क्या है मुफ्त कॉलिंग के ऑप्शंस, बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। और दशकों पुरानी मर्सिडीज कारें जब सड़क पर निकली तो सब देखते रह गए। आप भी देखिए इस ब्रेक के बाद। माइक्रोसॉफ्ट ने आज से देश में मोबाइल और लैंडलाइन नंबर पर कॉलिंग की सुविधा को बंद कर दिया है। देश में लागू नियमों के उल्लंघन के चलते इस सर्विस को बंद किया गया है। हालांकि वीडियो कॉल्स और इंस्टेंट मैसेजेस पहले की तरह ही काम करते रहेंगे। वहीं देश के बाहर के मोबाइल या लैंडलाइन फोन पर बात करने पर पाबंदी नहीं होगी। आप स्काइप के जरिए विदेश कॉल लगा भी सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। DOT के मुताबिक VoIP यानी वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल देश में अभी भी अलाउड नहीं है और माइक्रोसॉफ्ट स्काइप आउट के नाम से मोबाइल और लैंडलाइन पर कॉल करने की सुविधा दे रहा था। तो स्काइप के जरिए वॉइस कॉलिंग बंद हो गई, लेकिन आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आइए आपको बताते हैं कि वॉइस कॉलिंग के लिए और कौन से ऑप्शंस आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्री में वॉइस कॉलिंग करनी है तो गूगल हैंगआउट का सहारा लीजिए। गूगल के हैंगआउट को आप स्मार्टफोन या कंप्यूटर दोनों पर सीमलेसली इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको इस्तेमाल करने के लिए आपके पास बस गूगल अकाउंट होना चाहिए, फिर बस फ्री में वॉइस, टेक्स्ट या वीडियो कॉल्स करें। गूगल हैंगआउट की वीडियो चैट पर आप 10 लोगों से एक साथ बात भी कर सकते हैं। इसके साथ ही फेसबुक की मैसेंजर सर्विस से भी अब आप वॉइस कॉलिंग कर सकते हैं। आप अपने फेसबुक फ्रेंड्स या फिर फोन बुक में मौजूद कॉन्टैक्ट्स के साथ SMS और वॉइस कॉलिंग कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन है वाइबर का। वाइबर एक तेजी से लोकप्रिय होता हुआ इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है, जिसकी मदद से इंस्टेंट टेक्स्ट मैसेजेस के अलावा वॉइस कॉलिंग और वीडियो कॉलिंग भी की जा सकती है। वाइबर की मदद से आप एक बार में 40 लोगों से बात कर सकते हैं। पर ट्राई जिस तरह से व्हाट्सएप, वाइबर, स्काइप जैसे ओवर द टॉप प्लेयर्स के ऊपर दबाव बनाता जा रहा है, क्योंकि टेलीकॉम कंपनियों के हिसाब से अकेले स्काइप के कारण टेलीकॉम कंपनियों को 3.5 करोड़ रुपए का सालाना नुकसान उठाना पड़ रहा था। तो इसके चलते हो सकता है कि आने वाले दिनों में ट्राई इन सर्विसेज पर भी नकेल कसे। अभिषेक तेलंग, मुंबई। मोटर स्पोर्ट के 120 साल पूरे करने पर मर्सिडीज ने मुंबई में अपनी विंटेज कारों की रैली का आयोजन किया। इसमें मर्सिडीज की 50 से भी ज्यादा क्लासिक कारों ने अपने जलवे बिखेरे। यह है मर्सिडीज की राजसी कार मर्सिडीज बेंज नर्बर्ग, जो 1930 में ऑटो जगत की शान मानी जाती थी। ऐसी ही कई आइकॉनिक कारों का काफिला मुंबई के बीचों बीच निकला। इनमें भले ही मॉडर्न कारों के फीचर ना हों, लेकिन आज भी जब ये सड़कों पर निकलती हैं तो सबकी आंखें इन पर टिक जाती हैं। यही तो है इन खूबसूरत विंटेज कारों की खासियत। मर्सिडीज की इस विंटेज कार रैली में वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान अपने कारनामे दिखाने वाला मल्टीपर्पज ट्रक यूनिमॉग भी दिखा। इसके साथ ही इस रैली में मर्सिडीज बेंज की हेरिटेज कार W120, W110,
और W111 और फिनटेल भी शामिल थीं। इन कारों ने नरीमन पॉइंट से वर्ली सी लिंक होते हुए कलानगर तक की 19 किलोमीटर की दूरी तय की, लेकिन विंटेज कारों की इस रैली को लीड कर रही थी मर्सिडीज की नेक्स्ट जनरेशन वाली स्पोर्ट्स कार SLS AMG। कंपनी का कहना है कि आने वाले दिनों में विंटेज कारों की इस विरासत को बढ़ावा देने के लिए वो ऐसी रैलियां करती रहेगी। कुमार संजय, मुंबई। और इसी के साथ आवाज़ एट 9 में आज के लिए इतना ही। मैं दीजिए इजाजत, नमस्कार।